आज जुडियोकेशन में हम यूरोपीय संघ द्वारा फैलाई गई खतरनाक नैतिक समकक्षताओं को उजागर करते हैं, जिसमें यहूदी समुदायों की रक्षा करने वाले इजरायली संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें हमास आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया जाता है। हम सुर्खियों के पीछे की सच्चाई, जूदेया और सामरिया पर राजनीतिक अभियान और इजराइल के हृदय स्थल को लेकर संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा अहम क्यों है का विश्लेषण करेंगे। जेएनएस टीवी के जुडियोकेशन में आपका स्वागत है। मैं जोश हैस्टन, जेएनएस न्यूज संवाददाता हूं। आइए मुद्दे पर आते हैं। कायला काला, जो यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष हैं, ने इस हफ्ते एक्स पर निम्नलिखित घोषणा की। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने तथाकथित फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा पर इजरायली बसने वालों पर प्रतिबंध मंजूर किए हैं। उन्होंने हमास नेताओं पर नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। अब वक्त था कि हम गतिरोध से निकलकर परिणाम दें। कट्टरता और हिंसा के परिणाम होते हैं। पोस्ट में यही लिखा है। यूरोपीय संघ यानी ईयू हिंसक तथाकथित बसने वालों और हमास पर प्रतिबंध लगा रहा है। दोनों के खिलाफ प्रतिबंध एक ही समय पर घोषित किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, इजरायली बसने वाले भी हमास जैसे हैं, जो एक आतंकवादी संगठन है और हजारों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। उसी सांस में 5 लाख यहूदी, जो इजराइल राज्य और यहूदी लोगों के प्राचीन बाइबल ऐतिहासिक हृदय स्थल में रहते हैं। क्या आप देख सकते हैं ये कितना विकृत है? अब आप कह सकते हैं, हाँ, लेकिन बसने वालों की हिंसा गलत है, इसकी निंदा क्यों ना करें? हम हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं कि बसने वालों की हिंसा का नैरेटिव विदेशी सरकारों द्वारा प्रायोजित निवासियों और इजराइल राज्य को निशाना बनाने वाला एक वित्त पोषित अभियान है। ये आज के समय का ब्लड लाइबल है। मैं बताता हूं कि प्रतिबंध लगाने की यह खबर क्यों राजनीतिक है और वास्तविकता पर आधारित नहीं है। ये वे समूह हैं जिन पर यूरोपीय संघ प्रतिबंध लगा रहा है। अमाना संगठन, नचाला आंदोलन और इसकी अध्यक्ष डैनियल वीस, जिनका वैसे हमने इस कार्यक्रम में साक्षात्कार भी लिया था। शोमेरियू दायन शमरॉन और इसके पूर्व सीईओ अविचाई सुसिया, रेगाविम संगठन और इसके सीईओ मेयर डॉयच। इस शो में रेगाविम से नाओमी लिंडर खान आई थीं। इन संगठनों की सच्चाई क्या है? इनमें से कोई भी किसी भी रूप में हिंसा में शामिल नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इनमें से कोई भी हिंसा में शामिल नहीं है, बस अमाना निर्माण कार्य में लगी हुई है। शोमरयूदा और शामरॉन समुदायों व खेतों की सुरक्षा से जुड़ा है। रेगाविम, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन समूहों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक अभियान है और वास्तविकता पर आधारित नहीं है। वे कहते हैं कि वे हिंसक बसने वालों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सूची में इजराइल समर्थक और प्रतिष्ठित संगठन भी हैं, जो यहूदिया में यहूदियों के रहने के अधिकार का समर्थन करते हैं। ये दिलचस्प है कि रेगाविम यूरोपीय संघ को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का अंधाधुंध समर्थन करने के लिए घेरता है। रेगाविम वही समूह है जिसने बसने वालों की हिंसा के अभियान को धोखा साबित किया और जिस पर प्रतिबंध व हिंसा का आरोप भी लगा। दोस्तों, आप चाहें तो भी ऐसी बातें बना नहीं सकते। रेगाविम ने जवाब दिया और कहा, हम इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं कि यूरोपीय संघ ने हमें इजराइल की भूमि के रक्षकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है। यह बिल्कुल सच है। ये संगठन शानदार काम करते हैं। यहाँ कोई हिंसा नहीं है। रेगाविम ने कहा, 2 दशकों से हमने यूरोपीय संघ द्वारा फिलिस्तीनी आतंकवादी राज्य की स्थापना में भारी वित्त पोषण उजागर किया है। कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर लाखों यूरोपीय करदाताओं का पैसा यहूदी भूमि पर अवैध निर्माण और आतंकवाद समर्थक संगठनों को भेजा गया। जो लोग इजराइल और इजरायलियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी निराशा के लिए अदालतों ने बार-बार हमारी अवैध निर्माण और जमीन कब्जे के खिलाफ याचिकाएं स्वीकार कर कानून लागू करने का फैसला दिया है। रेगाविम ने आगे कहा, झूठे और यहूदी विरोधी बसने वालों की हिंसा के अभियानों के बावजूद हमने लगातार तथ्य और अखंडनीय आंकड़े प्रकाशित किए हैं। आईडीएफ सैनिकों, यहूदी समुदायों, यहूदा और सामरिया और पूरे इजराइल देश की अच्छी छवि की रक्षा करते हुए हमें चुप कराने व यहूदा सामरिया में जायोनी क्रांति दबाने की कोशिश, जिसमें हमारा शोध व नीति निर्माण गर्व से शामिल है, सख्त प्रतिबंधों के जरिए हमें और गर्वित करता है। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने पूरे देश में शासन और संप्रभुता बहाल करने के लिए काम करते रहेंगे। हम इजराइल हैं।
अब आइए रेगाविम का यह क्लिप देखते हैं। प्रतिबंधों से हमें चुप कराने की कोशिश यूरोपीय संघ की नींव से विश्वासघात है। रेगाविन एक शोध थिंक टैंक और नीति संस्थान है जो इजराइल को राष्ट्रीय हितों की रक्षा कानून और अधिकार के तहत सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करता है। रेगाविन और प्रमुख हस्तियों पर एक साथ प्रतिबंधों की घोषणा की और हमास जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य यहूदियों की हत्या करना और मध्य पूर्व की एकमात्र लोकतंत्र को मिटाना है, यूरोपीय संघ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। रेगाविन यूरोपीय संघ की शर्मनाक दखलंदाजी, आतंकवादी संगठनों के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को उजागर करता रहेगा। हम चुप नहीं रहेंगे। सच्चाई साझा करने का बेहतरीन काम किया रेगाविम। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा, इजरायली नागरिकों व संगठनों पर प्रतिबंध के फैसले को पूरी तरह खारिज करता है। यूरोपीय संघ ने मनमाने और राजनीतिक तरीके से सिर्फ उनके राजनीतिक विचारों के कारण और बिना किसी आधार के इजरायली नागरिकों व संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ द्वारा इजरायली नागरिकों और हमास आतंकवादियों की तुलना उतनी ही निंदनीय है। मैंने यह बात पहले भी कही थी। विदेश मंत्री ने आगे कहा, यह पूरी तरह से विकृत नैतिक समानता है। इजराइल हमारी मातृभूमि के हृदय स्थल में यहूदियों के बसने के अधिकार के पक्ष में खड़ा रहा है, खड़ा है और खड़ा रहेगा। दुनिया में किसी जाति का अपनी जमीन पर इतना पुराना और प्रलेखित अधिकार नहीं जितना यहूदियों का इजराइल पर है। ये एक नैतिक व ऐतिहासिक अधिकार है जिसे राष्ट्रों के कानूनों ने भी मान्यता दी है और कोई इसे यहूदियों से नहीं छीन सकता। प्रतिबंधों के माध्यम से राजनीतिक विचार थोपने का प्रयास अस्वीकार्य है और सफल नहीं होगा। ईयू के फैसले के खिलाफ कई प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक और पढ़ूंगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूरोपीय संघ की निंदा की जब संघ ने यहूदिया और सामरिया में इजरायलियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। नेतन्याहू ने कहा, जब इजराइल और अमेरिका ईरान और अन्य जगहों पर जिहादी उन्मादियों के खिलाफ सभ्यता की रक्षा करते हुए यूरोप का गंदा काम कर रहे हैं, तब यूरोपीय संघ ने इजरायली नागरिकों और हमास आतंकवादियों के बीच झूठी समानता दिखाकर अपनी नैतिक दिवालियापन दिखा दी। दोस्तों, ये सब समझना थोड़ा भारी है, लेकिन सच्चाई यही है। यूरोपीय संघ के पास कोई नैतिक दिशा नहीं है। वे कहते हैं कि वे शांति और न्याय के पक्ष में हैं, लेकिन बार बार साबित करते हैं कि उन्हें यहूदियों, खासकर हमारे हृदय स्थल में रहने वालों के प्रति एक जुनून है। अब इस पर इजराइल को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? वित्त मंत्री बेटसेल स्मोट्रिच ने कहा, यूरोपीय पाखंड नई ऊंचाइयों पर है। उन्होंने कहा, कोई भी इजराइल को आत्महत्या की नीति अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिलिस्तीनी आतंकवाद के साथ राष्ट्रीय संघर्ष को आपराधिक मामला बनाने का प्रयास असफल होगा। स्मोट्रिच ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक योजना दी है जिसमें यहूदिया और सामरिया के रणनीतिक क्षेत्रों को क्षेत्र ए और बी से क्षेत्र सी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। क्षेत्र ए और बी फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन हैं। इस पहल के जवाब में मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे आज ही शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाएं। ये कई दिन पहले की बात है और इसे मंजूरी दें। यहूदिया और सामरिया इजराइल की सुरक्षा कवच हैं। अब समय है दुनिया को बताने का कि हमारी पकड़ कमजोर करने वालों को उल्टा परिणाम मिलेगा। हम बस्तियों को मजबूत करेंगे, इजराइल की भूमि पर पकड़ बढ़ाएंगे और आतंकवाद से निर्भय लड़ेंगे। स्मोट्रिच कहते हैं, यूरोपीय संघ को करारा जवाब दो, जो 20 साल से पूर्ण इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र सी में अवैध निर्माण के लिए फंडिंग कर रहे हैं और आतंकवादी राज्य की वकालत कर रहे हैं। स्मोट्रिच कहते हैं, और ज्यादा जमीन कब्जा करो और इजरायली नियंत्रण में लाओ। मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं। हमने कई बार संप्रभुता पर बात की है। मैं कहता हूं, ऐसे इजराइल विरोधी बयान का इंतजार मत करो। हमने पिछले हफ्ते यरूशलेम दिवस इजराइल में मनाया। इजराइल द्वारा यरूशलेम शहर के एकीकरण के 59 साल हो गए हैं। हमारे पूर्वजों की मातृभूमि में लौटे हुए 59 साल हो गए हैं। अब ये समय यहूदिया और सामरिया पर पूरी संप्रभुता का है। एक बार अधिकार स्थापित हो जाएं, तो घोषणाएं महत्वहीन हो जाएंगी। आखिरकार अब समय आ गया है कि हम कहें कि ये भूमि हमेशा के लिए हमारी है। आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी, जैसा कि फिलिस्तीनी मीडिया वॉच ने उजागर किया है, पीए कभी भी आतंकवादी हत्यारों की महिमा बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता। आतंकवादियों को इतनी प्रतिष्ठा दी जाती है कि उनके लिए कैदियों का दिवस नामक राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। अब कैदियों का दिवस क्या है? असल में ये दिन आतंकवादियों द्वारा किए गए जानलेवा हमलों का जश्न मनाने के लिए होता है। वैसे यूरोपीय संघ कहाँ है?
उन्होंने कैदियों के दिवस की निंदा क्यों नहीं की? उनके बोलने का इंतजार कर समय बर्बाद मत करो। पीएमडब्ल्यू की नई रिपोर्ट आई है। पीए कैसे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी हत्यारों की प्रशंसा करना सिखाता है। पीए की शब्दावली में आतंकवादी दिवस या कैदियों का दिवस मनाते हुए पीए के स्कूलों ने फिलिस्तीनी युवाओं का ब्रेन वॉश करने में काफी भागीदारी की, ताकि वे आतंकवादी हत्यारों को अपने हीरो और रोल मॉडल के रूप में अपनाएं और उनकी प्रशंसा करें। बीरजीत के एक पीए स्कूल में छोटी फिलिस्तीनी लड़कियों को आतंकवादी कैदी और बम निर्माता अब्दुल्ला बरगुड़ी का सम्मान करना सिखाया गया, जो 68 लोगों की हत्या में शामिल होने के कारण 67 आजीवन कारावास की सजाएं काट रहा है। लड़कियों के सामने जिन अन्य तथाकथित हीरो को दिखाया गया, वे थे आतंकवादी कैदी मारवान बरगुती, जिसने 3 हमलों की योजना बनाई थी, जिनमें 5 लोग मारे गए, और तथाकथित शहीद वालिद धक्का, जिसने साथियों के साथ एक व्यक्ति की हत्या की थी। कैद में बंद बम बनाने वाले अब्दुल्ला बरगुड़ी की शर्म के स्कूलों में भी महिमा की गई, जिसे नाबलुस भी कहते हैं। हमारे कैदी यानी आतंकवादी हमारे छात्रों की नजरों में नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन नाबलुस जिला गवर्नर गस्सान ने किया। डगलस और नाबलुस शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक समीर अलजमाल ने खवारा बालक उच्च विद्यालय में यह किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने कैदियों को आजादी लिखी हुई शर्ट पहनी थी और एक युवक ने आतंकवादी कैदी मोहम्मद अल्तुस की तस्वीर पकड़ी थी, जो 5 लोगों की हत्या में शामिल था। एक पीए स्कूल में छोटे लड़कों को आतंकवादी अबू जिहाद के पोस्टर दिए गए, जिसे उन हमलों की योजना बनाने का श्रेय खुद पीए ने दिया है, जिनमें कम से कम 125 लोग मारे गए थे। अबू जिहाद की इजराइल द्वारा की गई हत्या की बरसी कैदियों के दिवस के साथ पड़ती है और पीए उसे हर साल मनाता है। दोस्तों, पीए आतंकवाद का महिमामंडन करता है। पीए आतंक के बदले भुगतान की योजना के तहत आतंकवादियों व उनके परिवारों को भुगतान करता है। जितनी ज्यादा तबाही होती है और जितने ज्यादा यहूदी मारे जाते हैं, आतंकवादियों और उनके परिवारों को पीए से उतनी ही ज्यादा सीधी तनख्वाह मिलती है। यूरोप, आप कहाँ हैं? बाकी दुनिया कहाँ है? सच कहूं, हमारी सरकार कहाँ है? सरकार कब मानेगी कि ओस्लो समझौते खत्म हो गए हैं और पीए अब शांति का साझेदार नहीं है? मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इनके जवाब और नीति में बदलाव आएंगे। आगे बढ़ते हुए बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद का कहना है कि बुधवार तड़के अरब हमलावर सूर लेवी फार्म में घुस आए और लगभग 120 भेड़ों का झुंड चुरा ले गए। सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की, झुंड को ढूंढ निकाला और उसे फार्म के मालिकों को वापस कर दिया। परिषद ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से कहना जरूरी है, ये कोई आपराधिक घटना नहीं है। बिन्यामिन, यहूदा और सामरिया के फार्मों को बार बार आतंकवाद का सामना करना पड़ता है, जो अरब हमलावरों की डकैती की कोशिशों और उत्पीड़न के रूप में होता है, जो इजरायलियों को यहां से निकालना चाहते हैं। यही लोग वास्तविकता को तोड़कर यहूदा और सामरिया के निवासियों को तथाकथित बसने वालों की हिंसा के जिम्मेदार बताने की कोशिश करते हैं। मैं यहां बैठकर यूरोपीय संघ और दूसरों का इंतजार करूंगा कि वे इस घटना की निंदा करें। खैर, असल में मैं इंतजार में ही करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इजरायल पुलिस की रिपोर्ट है कि देश भर की विभिन्न कंपनियों में पहचान पत्रों की जालसाजी और पीए अरबों को रोजगार देने से जुड़ा एक मामला पिछले कई महीनों से सामरिया जिले की अपराध नियंत्रण इकाई द्वारा जांच के तहत है। हाल के महीनों में दस्तावेजों की जालसाजी, इजरायल में अवैध प्रवेश और गैर कानूनी रोजगार सहित अपराधों की गुप्त जांच की गई है। इस हफ्ते सामरिया अपराध नियंत्रण इकाई ने एक इजरायली और 4 पीए अरब समेत 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए। उन पर आईडी कार्ड जालसाजी और अवैध रूप से इजरायल में घुसे पीए अरबों को देने का संदेह है, जो बाद में देश भर की कंपनियों में काम कर रहे थे। संदिग्धों को सामरिया इकाई ने पूछताछ के लिए ले जाया। 3 संदिग्धों को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस जांच जारी रखने के लिए उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करेगी। इसके अलावा इस मामले के तहत उन कंपनियों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है, जिन पर कानून का उल्लंघन करते हुए इन अवैध निवासियों को शामिल करने और रोजगार देने का संदेह है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पीए के अवैध मजदूर 1967 से पहले की सीमाओं वाले इजरायल में घुसपैठ कर रहे थे। कई बार ये लोग काम के लिए आते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये अवैध मजदूर इजरायली पहचान पत्र के साथ घूम रहे हों तो कितना डरावना है। आप मुझे डर फैलाने वाला कह सकते हैं, लेकिन ये अवैध मजदूरों और अपराध से शुरू होता है और जल्द ही आतंकवाद तक पहुंच सकता है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा बार बार हो चुका है। मुझे नहीं पता कि इस आपराधिक व्यवहार में शामिल इजरायली कौन हैं,
वे यहूदी हैं या अरब, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन लोगों में से कोई इजरायली आईडी कार्ड लेकर घूम रहा है और उस कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर घुसता है और फिर हमला करता है, तो जिसने उसकी मदद की या उसे छुपाया, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पुलिस ने हस्तक्षेप कर अपराध गिरोह को खत्म किया, यह अच्छा है। सिर्फ एक ही सवाल है कि ऐसे और कितने लोग बाहर हैं, और ये एक डरावना विचार है। अन्य खबरों में इजरायली सीमा पुलिस ने एक पीए बंदूकधारी को निष्क्रिय किया, जिसने पिछले सोमवार सुबह सामरिया में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बलों पर गोली चलाई। इजरायल पुलिस के मुताबिक कलंदिया गांव में गुप्त सीमा पुलिसकर्मियों के प्रवेश करने के बाद संदिग्ध ने इजरायली बलों पर राइफल से फायर किया। अधिकारियों ने जवाबी फायरिंग कर हमलावर को निष्क्रिय किया, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में इजरायली बल सुरक्षित रहे। इजरायली एनजीओ रेस्क्यूअर्स विदाउट बॉर्डर्स या हज़ाला, जूदिया और सामरिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पीए आतंकवादियों ने 2025 में जूदिया और सामरिया में इजरायली यहूदियों को कम से कम 5051 बार निशाना बनाया। एनजीओ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2025 में जूदिया और सामरिया में 24 इजरायली मारे गए और 400 से अधिक अन्य घायल हुए। इन निष्कर्षों, जिन्हें यहूदी राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के आधिकारिक आंकड़ों से मिलान किया गया था, में 3299 बार पत्थर फेंकने की घटनाएं, 458 मोलोटोव कॉकटेल से हमले, 655 बार लेजर पॉइंटर से ड्राइवरों को अंधा करने की कोशिशें, 286 विस्फोटक चार्ज और 19 आतंकवादी गोलीबारी हमले शामिल थे। वैसे ये सिर्फ वही घटनाएं हैं जो रिपोर्ट की गई थीं, और भी कई हो सकती थीं, लेकिन ये 2025 के आधिकारिक आंकड़े हैं। क्या आपको लगता है कि इजरायली रोजाना इस हकीकत का सामना करते हैं? मैं फिर कहूंगा, यूरोपीय संघ के प्रतिबंध कहां हैं? 2025 में 5000 से ज्यादा हमले हुए और कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा, बिल्कुल शून्य। बस सन्नाटा छाया रहा। या कहूं कि इन हमलों पर सन्नाटा है क्योंकि वे प्रतिष्ठित इजरायली संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में व्यस्त हैं। मैं कहता हूं, ये शर्म की बात है। आगे बढ़ते हुए, यह बिल जिसमें यहूदिया समरिया जिले में पुरावशेषों के लिए नई नागरिक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है, सोमवार रात केनेसेट प्लेनम में पहले वाचन में मंजूर हुआ। इस बिल का उद्देश्य क्षेत्र में पुरावशेषों, विरासत स्थलों और पुरातत्व के लिए इजरायल की सीधी जिम्मेदारी तय करना है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ये यहूदिया और समरिया विरासत प्राधिकरण का गठन करेगा। यह प्राधिकरण वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के पास मौजूद जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लेगा। सिविल प्रशासन की पुरातत्व इकाई की वेबसाइट के अनुसार यहूदिया और समरिया में 2600 से अधिक पुरातात्विक स्थल हैं। अब मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं और मुझे इस कानून के फायदे और शायद नुकसान के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, पीए बार-बार यहूदी पवित्र स्थलों और प्राचीन पुरातात्विक स्थलों को अपवित्र करता है। अगर आगे होने वाले अपवित्रीकरण को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है तो मैं उसके पक्ष में हूं। मुझे उम्मीद है नई अथॉरिटी समाधान देगी। समय बताएगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि अपवित्रीकरण हमेशा के लिए रुकना चाहिए। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते मैंने उन 3000 पीए अरब पेड़ों का जिक्र किया था जिन्हें मंत्री स्मोट्रिच ने उखाड़ने का आदेश दिया था क्योंकि उन्हें इजरायली सरकारी जमीन पर लगाया गया था। विकल्प था, या तो उन्हें वहीं छोड़ें और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने दें, या पेड़ उखाड़ें और नकारात्मक पीआर के लिए तैयार रहें। इजरायल ने दूसरा विकल्प चुना, और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, फर्जी पीए समाचार और अन्य जगहों पर हर तरफ निंदा हुई। केयर, जो अमेरिका में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है, ने भी पेड़ उखाड़ने की निंदा की। उन्होंने कहा कि हजारों फिलिस्तीनी पेड़ों को योजनाबद्ध तरीके से उखाड़ना फिलिस्तीनी उपस्थिति को मिटाने, जमीन पर कब्जा करने और किसी भी व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य को असंभव बनाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। ये कार्रवाइयां मानव गरिमा व अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रणनीतिक और बाइबलीय हृदय स्थल में पीए द्वारा संचालित आतंकवादी राज्य की स्थापना रोकना हमेशा सकारात्मक है। केयर और बाकी सभी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जातीय सफाया अभियान है। जैसा मैंने पहले ही अंदाजा लगाया था, कहीं भी नहीं बताया गया कि ये पेड़ राज्य की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए थे। बिल्कुल, वे यह नहीं कहेंगे कि यह सब अच्छी तरह से वित्त पोषित इजराइल विरोधी अभियान का हिस्सा है। पेड़ हों या जमीन या हिंसा, या जैसा कि वे कहते हैं, नरसंहार या धावा बोलना या निष्कासन, ये सब उनके ही शब्द हैं। ये उनकी शब्दावली का हिस्सा हैं, और कई लोग सच्चाई जाने बिना फंस जाते हैं। हर किसी को तथ्य जानने चाहिए।
जानकारी रेगाविम जैसे समूहों से लें, जैसा हमने पहले कहा था। अगर यूरोपीय संघ उन पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो आपको जान लेना चाहिए कि असलियत ठीक इसके उलट है, और यही समूह हैं जो सच्चाई साझा कर रहे हैं। यही था आज का जुडियोकेशन। मैं जॉश हैस्टन, जेएनएस न्यूज संवाददाता, जेएनएस मीडिया हब, यरूशलेम, इजराइल और यहूदी लोगों की शाश्वत राजधानी से। मैं जेएनएस टीवी के पर्दे के पीछे काम करने वाले प्रोड्यूसर बारबरा खानिमोव, इंजीनियर आन वोगलांटर, जैक सिकारमैन, रायन लिस्ट और स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेर्स्की का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे वीडियो एडिटर किसेनिया पिलाशेंको का धन्यवाद। जेएनएस टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस शानदार प्रोग्रामिंग के लिए जरूर जेएनएस टीवी पर जाएं, जो यरूशलेम से आ रही है। हमारे सभी शोज जरूर देखें। हमें एक सुपर थैंक्स दें। सब्सक्राइब करें और jns.org पर जाएं, जहां इजराइल, मध्य पूर्व और यहूदी जगत की ताज़ा खबरें मिलेंगी। हम आपसे अगले हफ्ते जेएनएस टीवी के जुडियोकेशन में मिलेंगे।